Hello children, we are beginning a module on the chapter The Enemy written by Pearl S. Buck. This is the phase 1. This will include chapter reading, marking, complete explanation and annotation. इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि पूरे चैप्टर में कौन से पेज पे कौन सी लाइन में क्या इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत लंबा है, इट इज़ वेरी लॉन्ग, स्ट्रेच्ड है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है जो इतना रेलिवेंट नहीं है और एक ही बात को रिपीट भी किया हुआ है। तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको वो पूरा क्रक्स समझाऊंगी। इसके बाद आप फेज़ 2 भी सुनिएगा और समझिएगा कि पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कैसे है। आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू। First of all, we should know about the author. Pearl S. Buck, she was an American writer. She wrote prolifically, बहुत अच्छा लिखती थी और एक एडवोकेट बन गई और ये लिखती थी ज़्यादा करके अबाउट राइट्स ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स की। चाइनीज़ और एशियन कल्चर्स के बारे में ज़्यादा लिखती थी और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट और फेमस वर्क्स भी आई हैव रिटन इन दिस स्लाइड, आप उसको पढ़िए। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ हर ब्रिलियंट वर्क्स शी वॉज अवॉर्डेड पुलित्ज़र प्राइज एंड ऑल्सो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1938। चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। दिस स्टोरी इज़ अबाउट द टाइम्स ऑफ वॉर बिटवीन जापान एंड अमेरिका। सो एक कोस्टल टाउन की स्टोरी है। कोस्टल रीजन वो होता है जिस लैंड में, जिस एरिया में साथ ही सी होता है, समुद्र होता है। तो यहाँ पे जो फैमिली है, सदाउस की फैमिली है, सदाओ उनका सरनेम है, तो डॉक्टर सदाओ हैं। उनका घर कोस्टल रीजन में है जापान में। 1941 की स्टोरी है। दिस इज़ द टाइम व्हेन वर्ल्ड वॉर 2 वाज गोइंग ऑन। जापान ने पर्ल हार्बर को अटैक किया था। सो जापनीज वर होस्टाइल टूवर्ड्स अमेरिकन एंड अमेरिकन वर अगेंस्ट जापनीज। जापनीज और अमेरिकन के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी कि द जापनीज वर रेडी टू किल एनी अमेरिकन फाउंड ऑन देयर सॉइल। जब पूरे देश में ऐसा चल रहा था, उस मौके पे उस कोस्टल एरिया में, सी में, समुद्र में रुड़ता हुआ एक बेहोश अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, अमेरिकन सोल्जर एक जापनीज फैमिली को मिलता है ना। और जापनीज आर वेरी वेरी पेट्रियाटिक, तो वो अपने देश के लिए कुछ भी कर मिटने को, कॉमन पीपल ऑल्सो दे लव देयर नेशन सो मच। So now at that time, this man who finds this American prisoner, he is a डॉक्टर। अब डॉक्टर के लिए सबसे पहले ड्यूटी ज़रूरी होती है कि वो एक इंसान को एज अ पेशेंट देखता है। अगर कहीं उसको कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फिज़िकल, तो इस चैप्टर में हम यही देखते हैं कि प्रॉब्लम उस डॉक्टर को क्या आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम इज़ दैट ही इज़ वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट। वो किनारे पे आ गया है, मरने वाली हालत में है, और जापनीज़ डॉक्टर उसको देखता है। जापनीज डॉक्टर और उसकी वाइफ सबसे पहले उसको ट्रीट करते हैं क्योंकि वो उसको, दे लुक एट हिम एज अ ह्यूमन। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। था तो वो एक अमेरिकन, दे शुड हैव किल्ड हिम देन एंड देयर। बट ह्यूमैनिटेरियनिज्म की थीम हमें इस चैप्टर में मिलती है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन एंड देन कम्स एनी डिस्क्रिमिनेशन दैट वी आर टॉट अबाउट बाय आर कंट्री और वी आर फोर्स्ड इनटू बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। सेकेंड बात आती है पेट्रियाटिज्म की। आगे चल की स्टोरी में आपको पता लगेगा कि कैसे डॉक्टर सदाव प्रूव्स टू बी अ बेटर पेट्रियट दैन other people in power who should be more patriotic because of their duty। तो वो कैसे उसका पेट्रियाटिज्म जस्टिफाई होता है डॉक्टर सदाव और उसकी फैमिली का, हमने ये देखना है। और एक बात आती है नेशनल शॉविनिज्म। क्यों हम सोचते हैं कि हमारा कंट्री या हमारी कल्चर दूसरे की कंट्री या कल्चर से बेटर है? हाँ, ऐसा क्यों होता है? सभी कम्युनिटीज़ में होता है। तो यही इस चैप्टर की एक थीम भी है। और कमिटमेंट टू ड्यूटी, द जनरल वर्सेस द डॉक्टर। सो दिस इज़ आपको कि जनरल के कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाके। ये पूरी की पूरी थीम्स हैं जो इस चैप्टर में रिवॉल्व करती हैं। बेसिकली देर आर ओनली 4 थीम्स। हाँ, इन्हीं के इंटरमीडिएट कुछ और थीम्स हो, कोई और क्वेश्चन हो, वो निकलेंगे, बट इफ़ यू डू दीज प्रॉपरली यू विल बी एबल टू एक्सेल इन दिस chapter and there's going to be no problem. Telling you again, chapter is long enough, be with me, I'll be little bit in a hurry, I'll be completing it fast। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, मैं उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी एंड आई विल ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ ईच लाइन एंड एवरी वर्ड। बहुत सारे न्यू टर्म्स हैं इस चैप्टर में। कुछ टर्म्स हैं, कुछ डिफ़िकल्ट वोकैबलरी है। आई हैव टेकन अ फ्यू। हाउरी होता है क्लूज गारमेंट, वॉर्न ओवर किमोनो, किमोनो एक जापनीज ड्रेस है। स्पाइक्ड मीन्स कवर्ड विद शार्प पॉइंट, स्टांच, स्टॉप और रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अ wound sea moss, it is a kind of seaweed strewed to be scattered untidily over a place or area. Stupor means sleeping, unconsciousness.
बैटर्ड, बुरी तरह से टूटा हुआ। पैलर, पैलर होता है पेल अपीयरेंस, पीला हो गया था। कौन पीला हुआ था? वो अमेरिकन जो सोल्जर था। एनाटमी, जिसमें हम बॉडी को काट पीट के उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो ये कुछ मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हैं, आगे भी गिविंग। इंसिजन इज़ अ सर्जिकल कट, जब बॉडी को काट के उसका ऑपरेट किया जाता है उसके ऊपर, दैट इज़ इंसिजन। गट्स मीन्स ब्रेवरी। हाइपोडर्मिक, इट इज़ अ काइंड ऑफ नीडल और syringe. Assuage means to decrease. Dismayed means to be shocked. ईव्स इज़ अ पार्ट ऑफ द रूफ, देखो मैंने एक पिक्चर दिखाई है आपको, वो एज जहाँ से पानी टपकता है जब कभी बारिश आ रही होती है, तो इस पार्ट को ईव्स बोलते हैं। गॉन्ट मीन्स वीक। स्टबली मीन्स वेरी, स्टबल होता है झाड़, तो अगर कोई इंसान बहुत अनशेवन उसकी स्किन हो तो उसको स्टबली बोल सकते हैं। फोर्टिफाइंग, पुटिंग सिक्योरिटी एट अ प्लेस। एंड फैथम इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द सी। तो ये कुछ मेरे को लगा ज़्यादा ही वर्ड्स थे, यूनिक थे, तो आई हैव टेकन देम इन वोकैबुलरी। बाकी के जो आएंगे आई विल बी एक्सप्लेनिंग साइड बाय साइड। नाउ अ क्विक समरी ऑफ द चैप्टर एंड द स्टोरी। पहले सबसे क्या होता है? स्ट्रेंजर इज ब्रॉट होम एंड दिस is an anti-national risk. I told you all that a stranger is washed ashore. So by Dr. Sadahoki, he happens to find a person, a American warrior, American soldier. He himself is a skilled surgeon in Japan. He notices a strange shape crawling out from the ocean on the beach near his home. Then he realizes it is a man. He and his wife Hannah help the unconscious man, and they come to know that he was a young American Navy prisoner of war. Both of them hate Americans, but even then they give him first aid. सबसे अच्छी बात इस चैप्टर में यही है, they hate Americans, even then they give him first aid. Sadao's dilemma and the risk he undertakes, ये हमें समझना है। Dilemma क्या था? First of all, he did not like Americans. Secondly, even then he takes a risk of treating an American. They can't bear to hand him over to the authorities. Why? Because they know that he will be killed. So before killing somebody, it is important that he should be healthy enough. तो एक डॉक्टर का एथिक्स ये थे। दूसरा उनको डायलेमा क्या था? दे कांट लीव हिम एट द सी, बिकॉज वो भी उसको मार देगा, अपने आप पड़ा पड़ा तो मर ही जाएगा। ब्रिंगिंग द मैन होम वुड बी इलीगल एंड एंटी नेशनल। इवन देन दे डू दैट, वो एक एंटी नेशनल एक्टिविटी थी। दे डू दैट बिकॉज एट दैट टाइम he was accomplishing the duty of the moral task assigned to a doctor, so he was doing that. Yet they bring him home despite the risk. So this is what anti-national risk जो उन्होंने सर्जरी परफॉर्म की जाती है बिकॉज ही वॉज हिट विद द बुलेट, और उसको एक इमीडिएट सर्जरी चाहिए थी, और इसका रिजल्ट क्या होता है? सर्वेंट्स क्विट देयर जॉब्स। नाउ डॉक्टर सदाव, ही हैज़ लॉट ऑफ सर्वेंट्स. So Sadao performs a life-saving surgery on the American man, and his name is Tom. Hannah acts as his assistant. She has a great difficulty because she had never seen blood. She had never worked upon any human being. She had never seen the work of a surgeon. So she really becomes scared at the sight of blood and dirt and everything. Also, servants quit their jobs. They were shocked at the decision that their master, डॉक्टर सदाव हैज़ डिसाइडेड टू हेल्प अ वाइट मैन। ये बात सुन के वो कहते हैं कि हमें, उन्होंने पहले तो कन्विंस करते हैं उसको वार्न करते हैं फैमिली को कि तुम्हारे साथ गलत होगा। सुपरस्टिशियस वार्निंग्स भी देते हैं उसको कि पाप चढ़ेगा, बुरा होगा, अच्छा नहीं होता। And this way they say that now it is going to, this is not fine. Ultimately they leave, and after a week they quit, और उनमें से कुछ सर्वेंट्स रो भी रहे थे, तो ये भी आप डिटेल्स में देखोगे। द जनरल इज़ इन्फॉर्म्ड एंड अ प्लान इज़ चॉक्ड आउट। सो डॉक्टर फाइनली जब उसकी सर्जरी हो जाती है, जब वो ठीक हो जाता है अमेरिकन सोल्जर टॉम, ही गोज़ एंड टॉक्स अबाउट इट टू द जनरल। जनरल उनका एक लीडर है। ही इज़ द वन हु हैज़ केप्ट डॉक्टर सदाव इनसाइड जापान, और उसको उन्होंने वॉर फ्रंट पे नहीं भेजा ताकि वो अपनी सर्जरी की ड्यूटीज़ कर सके जो कि बैटल फील्ड में इंजर्ड सोल्जर्स होते हैं उनके लिए। क्यों नहीं उसने ऐसा किया? क्योंकि जनरल हैज़ हिमसेल्फ अंडरगॉन एन ऑपरेशन, और अगर दूसरा ऑपरेशन चाहिए हुआ तो वो कौन कर सकता? हु इज़ द बेस्ट सर्जन? डॉक्टर सदाव। तो सेल्फिश रीजंस की वजह से ही हैडंट सेंट डॉक्टर सदाव टू द बैटल फील्ड. Realizing it unsafe to continue keeping the American soldier, Dr. Sadao thinks of informing about him to the police, but he does not do so. The general, who struggles with a critical health problem, has used his power to keep him in Japan and not to perform duty in the battlefield, so that if he needed, he could operate on him.
Sadao thinks it right to talk to him about the American prisoner of war. Sadao confides in him about Tom and he takes a safe solution. The general comes up with a plan. What is the plan? He will send his private assassins, assassins होते हैं murderers, to Sadao's house sometime in the next week. तो जनरल उसको बोलता है कि मैं अगले हफ्ते तुम्हारे पास प्राइवेट मर्डरर्स हायर्ड किलर्स को मैं भेजूंगा. But many days pass and nothing happens. Ultimately, when nothing happens, Sadao helps the enemy, the American prisoner of war, Tom, to escape. Tired of waiting, he sends Tom to a nearby island to be picked up by a Korean fishing boat. Later, Sadao tells the general that Tom has escaped and he regrets to have forgotten the plan. The two men promise to keep quiet about the whole situation. Things return to normal. अब वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि ना तो वो अमेरिका में बताएगा ना वो जापान में किसी को बताएगा. Things become normal in Sadao's household. Servants come back, and in the evening there are no flashes from a flashlight. ये क्या प्लान था आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा चैप्टर के लिए. चैप्टर में सदाओ नोज टॉम हैज़ फ्लेड टू सेफ्टी, उसको पक्का हो जाता है सदाओ. और उस टाइम सदाओ सोचता है कि वाई ही कुडंट किल टॉम. इसका जवाब क्या है? बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर फर्स्ट, ही वॉज अ ह्यूमन पर्सन, यू नो, ही हैड द इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इन हिम. Now we begin the chapter reading. Dr. Sadahoki's house was built on a spot of Japanese coast. मैंने आपको बताया था कोस्टल एरिया में उसका घर होता है. Whereas a little boy he had often played. तो वो घर जो था उसके फादर का था. बारी बारी चैप्टर में, बारी बारी तो नहीं, 2-3 बारी आएगा उसके फादर का मेंशन. ये घर उसके फादर का था. जो जापानीज़ लोग होते हैं दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर कल्चर. वो अपने घर में कैसा रहन सहन लाइफस्टाइल रखते हैं वो उसको बहुत ही एक्सेसिवली कल्चर्ड वे में दे लिव देयर लाइफ. जो उनका उठने बैठने का ढंग है और जो डाइट है दे आर नॉट मॉडर्नाइज्ड लाइक द एंटायर वर्ल्ड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिका. दे आर नॉट. सो जो डॉक्टर सदाहोकी के फादर थे वो इस कोस्टल हाउस उन्होंने बनाया था और वो उसको बारी बारी बताया करते थे कि फ्यूचर ऑफ जापान और फ्यूचर ऑफ सदाहोकी कैसा होगा. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet, as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. अभी कुछ important नहीं है. His father had taken him often, यहाँ पे mark किया मैंने. His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side. तो वो क्या कहते थे अपने बेटे से? Those islands yonder means over there, they are the stepping stones to the future for Japan. तो वो islands को देख के बोलते थे कि फ्यूचर में जापान में यहीं पर क्या होगी, प्रोग्रेस होगी. अब देखो इससे हमें मोटा मोटा क्या पता लगता है? ये पता लगता है कि Japanese were always concerned about the progress of their country and the overall growth of their nation. They were so patriotic. इसी वजह से फादर ने ये फीलिंग्स इंस्टिल की थी अपने बेटे में. वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, वो कहते थे यहाँ से हम कहाँ जाएंगे आइलैंड्स में. हु नोज हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट. तो एक कॉमन मैन भी जापान का जो था वो इतना रिस्पॉन्सिबल था अपने नेशन के लिए. वो यही सोचता था हर टाइम के हमारे कंट्री में प्रोग्रेस कैसे आएगी. सो ये चैप्टर बिगिन ही पेट्रोटिज्म के थीम पे होता है. जापान, कोस्टल एरिया, जापानीज फैमिली एंड देयर लव फॉर नेशन. ओपनिंग जो पैराग्राफ है उसका यही सिग्निफिकेंस है क्योंकि हमारा चैप्टर बिगिन पेट्रियाटिज्म की नोट से शुरू होता है, इसीलिए आगे वो जस्टिफाई हो पाएगा अमेरिकन्स की हेट्रेड को. सो Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. एक पॉइंट आपको मिल गया. He did everything his father said. His father who never joked or played with him. He spent intimate pains about him who was his only son. तो दो बातें फादर चाइल्ड रिलेशनशिप की और दोनों पिंक में मार्क की हुई हैं. Sadao knew that his education was his father's chief concern. For this reason he had been sent at 22 to America to learn all that he could be learned of surgery and medicine. यहाँ पे हमने देखना है कि सदाओ खुद भी अमेरिका में रह के आए थे. वहीं पे उसको अपनी जो फ्यूचर वाइफ हैना भी मिली थी एंड जापानीज कल्चर के साथ कैसे कैसे रिलेशन चला उनका आगे हम सब देखेंगे. तो पहली बार 22 में ही वो सेंट टू अमेरिका टू स्टडी साइंसेज ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन. ही हैड कम बैक एट 30. बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस not only as a surgeon but as a scientist. Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops. ये देखो ये reason है. Why was he not sent abroad with the troops? Also he knew that there was some slight danger
that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. And for this possibility, Sadao was kept in Japan. 2 points are given here. Why was Sadao kept in Japan? Because of general's condition. उसके 2 point है. Needed a condition for which treatment was going on, and secondly another surgery might be required. और दूसरी बात ये, he was famous as a scientist because he was doing a discovery that could render wounds entirely clean. ये बातें हमें, जो मैंने ब्लू में स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, इट शोज Sadao's proficiency as a surgeon. His nation needed him. He was such an important man. And then we also see his relationship with father. तो clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. कुछ important नहीं है, छोड़ो. Sadao watched Miss hide outlines of the island, little island, near the shore, and then creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. In a few minutes, fog would be wrapped about in the house too. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. अब इवनिंग हो गई है, फॉगी है, ठंडा हो गया वहाँ पे कोस्टल एरिया में, और अभी वो घर जाने वाले हैं. ही इज़ आउटसाइड नियर द सी. तो टाइम कौन सा चल रहा है? वॉर टाइम्स चल रहे हैं बिटवीन जापान एंड अमेरिका. फॉगी नाइट है, होम इज एट कोस्टल एरिया. बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट. Dark blue woolen howry over her kimono. She was wearing one more loose garment over the dress. ये जापानीज कपड़े हैं उनके. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. अब हैना का बैकग्राउंड हमें बताया, ब्लू लाइन में, I've underlined it. He had met Hannah in America but had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. Now these people are so particular about culture. They do not want to marry any American or any mixed culture person. They have to be purely Japanese. His father would never have received her unless she had been pure in the race. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance, literally, at an American professor's house. तो कहाँ वो मिले थे पहली बारी? अमेरिकन प्रोफेसर के हाउस में. दे मस्ट हैव बीन गुड एज अ कपल, इसलिए वो ये कह रहा है कि डॉक्टर वॉज वेरी हैप्पी विद हिज वाइफ. शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, बड़ी अच्छी वाइफ थी वो. The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their new foreign students. So, and the students, though bored, had accepted his kindness. Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. तो प्रोफेसर जो थे इनके अमेरिका में और उनकी वाइफ, दे वांटेड टू डू समथिंग फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, बट न्यू स्टूडेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड. इवन देन दे वेंट टू द प्रोफेसर्स हाउस दैट नाइट, एंड दिस इज़ वेयर डॉक्टर सदाव मेट हैना फॉर द फर्स्ट टाइम. सो यहाँ पे हमें क्या पता लगता है? बैकग्राउंड ऑफ रिलेशन विद हैना प्लस हमें किया जा रहा है इस चैप्टर में कि जापान और अमेरिकन में इतने बुरे रिलेशंस, इट वाज नॉट दैट शुरू से ही थे. हाँ, बाद में हुए, करते करते वर्सन हो गए और अल्टीमेटली वॉर भी हो गई. सो पहले जापानीज बच्चे अमेरिका में पढ़ने जाते थे. रूम्स वर सो स्मॉल, द फूड सो बैड, प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल. तो इतनी बुरी बातें उनको अमेरिकन के बारे में लगती थी. जब हमें कोई बंदा अच्छा नहीं लगता होता ना, तो वो पुराने टाइम में अगर अच्छा होता भी तो भी वो उसकी बुरी बातें याद आती हैं. सो दिस इज़ वॉट दैट हैज़ हैपेंड. बट ही हैड गॉन एंड ही हैड फाउंड हैना, अ न्यू स्टूडेंट, एंड हैड फेल्ट he would love her if it were at all possible. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married for years enough to have 2 children. For they had not married heedlessly in America. अब ये भी उनके रिलेशन के बारे में आता है. वो ऐसे जल्दी जल्दी उन्होंने शादी नहीं कर ली थी. They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. ये बातें बारी बारी क्यों बताई जा रही हैं? What is the significance of telling us about Hannah और उनकी शादी कैसे, ये सब ये बताने के लिए कि ये these people were true Japanese. They loved their country, they loved their culture, and they hated Americans especially, and these were deep rooted cultured Japanese people. हमें ये बताया जा रहा है. सो फैमिली वैल्यूज़ देखो, कल्चर ऑफ मैरिज देखो, वैल्यू ऑफ पेरेंट्स डिसीजन देखो कि कितने डीप रूटेड थे इनमें कल्चर के साइंस. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस. इट वॉज अ मैन. अब उनको धुंध में से एक आदमी आता दिख रहा है, ठीक है. ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन. फ्लंग मतलब लहरें उसको फेंक रही थी. इट सीम्ड, क्योंकि वो इतना पतला और इतना वीक हो चुका था कि वाटर के प्रेशर से वो उड़ाया जा रहा था आगे को. To his feet, it seemed to his feet by a breaker.
उठने की कोशिश करा, लेकिन फिर से वो एक पत्थर पुत्थर की वजह से लड़खड़ा के चल रहा था. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head, and then the curled mist hid him again. Who's that? Hannah cried. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. The man was on his hands and knees and crawling when they saw him fall on his face and lie there. तो वो गिर गया वहाँ पे. A fisherman perhaps, Sadao said. Washed from his boat? They ran down the steps and behind him. उनको लगा कि फिशरमैन है और वो उसको फटाफट से हेल्प करने के लिए भागे. Hannah came, her white sleeves flying. A mile or two away on the other side, there were fishing villages, but there was only one bare and lonely coast, dangerous with rocks. The surf beyond the beach was spiked with rocks. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. अब अगर वहाँ से कोई भी इंसान ऐसे गिरते हुए आएगा तो ऑब्वियसली वो उन रॉक्स, दे वर स्पाइक, दे वर वेरी पॉइंटेड रॉक्स, तो वो बहुत चोटें खा के आएगा. और अगर वो चोटें खा के आएगा तो कोई अच्छे होशो आवाज़ में इंसान इतनी चोटें खा कैसे खाएगा, वो बच बच के आएगा. बट अगर उसको चोटें लगी हैं तो इसका मतलब ही इज़ मोर और लेस अनकॉन्शियस. So they saw when they came toward him that indeed it was so, and the sand on one side of him had already a stain of red soaking through. He is wounded. He made haste to the man who lay motionless. तो सदाओ ने उसको फटाफट से एग्जामिन करना शुरू किया. His face in the sand, an old cap stuck to his head. उसकी कैप थी, soaked थी with sea water, भरी हुई थी पानी से. He was in wet rags of garments, कपड़े फटे पुराने और गीले. Sadao stopped, Hannah at his side, and turned the man's head. They saw the face. अब उन्होंने उसका फेस देखा और क्या देखा? A white man. यहाँ पता लगता उनको कि ये कोई अमेरिकन है. अब अमेरिकन से उनको थी नफरत. अभी अभी हम पढ़ के हटे कि अमेरिकन प्रोफेसर और उसकी वाइफ के लिए भी इनके कोई अच्छे विचार नहीं थे. तो ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया, व्हाट मेड हिम थिंक दैट ही वाज अ फिशरमैन. इसका आंसर पीछे के पेज पे मार्क्ड है और यहाँ पर भी मार्क्ड है. सेकेंडली, हमें अब तक के इनके नेचर से क्या पता लगता है? वी कम टू नो दे वर हेल्पफुल. पहले तो वो दौड़े ये सोच के कि वो फिशरमैन है. अब उनको पता लगेगा कि वो वाइट मैन है, वो फिर भी दे विल हेल्प अ स्ट्रेंजर इंस्टिंक्टिवली बिकॉज दे वर हेल्पफुल. जब कोई इंसान हेल्पफुल, काइंड और कंपैशनेट होता है तो वो कुछ सोच के हेल्प नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली उससे हो जाती है. अब हमने यहाँ से देखना फिजिकल स्टेट ऑफ द वुंडेड मैन, जो कि मैंने सारा के सारा पिंक हाईलाइट में मार्क किया है. Yes, a white man. The white cap fell away, and there was his wet yellow hair, long, as though for many weeks it had not been cut. Prisoner था ना वो, तो अमेरिकन सोल्जर था जिसको इम्प्रिजन करके जापान में रखा हुआ था. तो उसकी वहाँ सेवा कौन करेगा? तो हेयर बड़ी बुरी तरह बड़े हुए थे. Upon his young and tortured face was a rough yellow beard. It was unconscious, blonde था वो, येलो बाल थे उसके. Knew nothing that they did him for. उसको कुछ नहीं पता था उसके साथ क्या हो रहा है. Sadao remembered the wound, and with his expert fingers he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. तो क्यों हो गया था गोली का जख्म जो था वो क्यों रीओपन हो गया था? बिकॉज ऑफ द रॉक्स. रॉक्स की चोटें लग लग के, पत्थरों की चोटें लग लग के उसमें से दोबारा से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी. फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर, और क्योंकि उस पर गन पाउडर लगा था उतनी जगह जितनी जगह गोली लगी थी वहाँ पे उसका फ्लैश ब्लैक काला हो गया था. सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट. कई दिन पहले उसको, ज़्यादा दिन पहले नहीं लेकिन कुछ दिन पहले उसको गोली लगी हुई थी, ये समझ आ रहा था और उसका किसी ने इलाज नहीं किया था. इट वॉज अ बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड. और लग रहा था कि ज़रूर रॉक्स ने भी इसी चोट पे जख्म और कर दिया, तो दोबारा से वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो गई. Oh, how is he bleeding? Hannah whispered again in a solemn voice. क्योंकि उसने कभी ब्लड नहीं देखा था. The mist screened them now completely, and at this time of the day no one came by. The fisherman had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. वहाँ पे काम करने वाले लोग घर जा चुके थे क्योंकि रात थी. But what shall we do this man? अब सवाल ये आता है कि ऐसे आदमी का क्या करें? रात है, अमेरिकन है, badly bleeding, अनकॉन्शियस, इसको यहीं छोड़ देंगे तो मर जाएगा, वो गलत होगा इंसान के लिए. तो अल्टीमेटली his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to staunch the fearful bleeding. ये सोचते हुए कि उसका करना क्या है, साथ के साथ वो सोच रहा था, साथ के साथ उसके हाथ अपने आप उसकी ब्लीडिंग पार्ट का इलाज कर रहे थे, ट्रीट कर रहे थे उसको. और वो क्या ट्रीटमेंट दे रहा था? फर्स्ट एड. वो वहाँ पे सी शोर पे क्या ट्रीटमेंट दे रहा था ये देखो. एक क्विक रिकैप दे रही हूँ मैं आपको. How can you say Dr. Sadao was a successful surgeon? What do they come to know about the injured man whom they had brought home? So this is the end of phase 1. We'll meet again in phase 2.
And for those who are listening to the summary, this is where we end the module.